तो बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि आज के युग में विवाह होना और विवाह निभना दोनों ही एक बड़ा ही मुश्किल काम होता जा रहा है धीरे धीरे। और कलयुग का ये पहरा जो है ना, धीरे धीरे कई चीजों में देश काल परिस्थितियों के अनुसार चेंजिंग पैदा करता जाएगा। अब जो प्रभाव पश्चिम देशों में था विवाह के विषय में, अब धीरे धीरे वो भारत में आ रहा है। और आप नोट कर लीजिए, अगले 5-10 सालों में विवाह जो है भारत के गांवों में तो एक रिवाज की तरह हो जाया करेगा, लेकिन शहरों में एक फैशन की तरह होगा कि थोड़े दिनों में बदल दिया। अगले 5 सालों में ही मैं कह रहा हूं, क्योंकि इतनी तेजी से ये चेंज आ रहा है युवाओं के मन में भी, जिनके विवाह हो चुके हैं उनके मन में भी, और जिनके विवाह अभी हुए नहीं हैं और वो आजाद जीवन जीने की तरफ निकल पड़े हैं उनके मन में भी। तो हिंदुस्तान के, भारत के ऊपर भी इस चीज का प्रभाव आ गया है कि विवाह जो है वो गांवों में तो एक रिवाज की तरह हुआ करेगा पिछले पिछले कस्बों में भारत के, लेकिन जो बड़े मेट्रो सिटीज है, बड़े बड़े शहर हैं, विवाह की पद्धति धीरे धीरे बहुत सेंसिटिव होती जा रही है, फैशन की तरह हो जाएगा फिर अपना कंपेनियन बदलना। तो हो तो चुका है, लेकिन शुरुआत जो है अभी दिखाई नहीं दे रही, धीरे धीरे ये चीजें सामने आ जाएंगी। तो विवाह की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई क्लाइंट आ जाए अपने बच्चे की कुंडली लेके, बेटी की या बेटे की, कि पंडित जी इस बच्चे के विवाह के विषय में हमने जानना है। तो मैं एज ए स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने सीखा अपने टीचर से, गुरुओं से, आप लोग भी जिनको रुचि है वो भी ध्यान से सीखें इसको, क्योंकि ज्योतिष सीखने का विषय है, सबको समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहले जन्म पत्री के सप्तम भाव पर, 7th हाउस पर नजर जाती है, जिसको हाउस ऑफ मैरिज कहा गया है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप कहा गया, कंपेनियनशिप कहा गया। जीवन साथी का घर जो है वो कुंडली का 7वां घर होता है। और कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, हालांकि मैं यहां बैठकर पूर्ण तो नहीं समझा पाऊंगा। सबसे पहले जब हम सप्तम भाव देखते हैं, फिर बच्चे की आयु भी देखते हैं, फिर ग्रह कौन सा है जो 7वें घर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। कोई ऐसा ग्रह है जो युवा ग्रह माना जाता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, मतलब जल्दी शादी हो सकती है बच्चे की। कोई ऐसा ग्रह है जो बहुत लेट इफेक्ट डालता है, जैसे शनि ग्रह जिसको लेट इफेक्ट कहते हैं, बुध ग्रह जिसको युवा इफेक्ट कहते हैं। उसकी युति, उसकी दृष्टि सप्तमेश के साथ या सप्तम भाव में, तो ये पता चल जाता है कि जिस एज में माँ बाप ये प्रश्न पूछ रहे हैं उस एज में इस शादी का योग भी है या नहीं है। किसी दिन आपको यहां पे कोई चार्ट बनाकर मैं बताऊंगा, अभी आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर की बात समझ लीजिए। तो जब भी विवाह की बात आती है, सबसे पहले तो हम एज देखते हैं कि ये वो एज चल रही है या नहीं चल रही। मान लीजिए चल रही है, तो फिर हम उसके 7th हाउस की तरफ देखते हैं, कुंडली के सप्तम भाव की तरफ, जिसको विवाह का भाव कहा जाता है। अब सप्तम भाव का जो फॉर्मूला है ये समझना पड़ेगा। कन्या की कुंडली अगर आ जाए, किसी की बेटी की शादी के बारे में माँ बाप पूछ रहे हो, तो उसमें सप्तम भाव के साथ साथ कारक ग्रह बृहस्पति को भी देखना पड़ता है। लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए, कन्या के लिए विवाह का जो ग्रह है कारक, वो बृहस्पति होता है, चाहे सप्तम भाव में कोई भी ग्रह हो, सप्तमेश कोई भी हो।
जब हम वर की कुंडली देखते हैं, यानी कि लड़के की कुंडली देखते हैं, तो उसमें कारक ग्रह होता है शुक्र। ध्यान से इन बातों को समझ लीजिए। आज बाई चांस शुक्रवार है तो शुक्र की ही बातें हो रही हैं, विवाह की। सो सेवंथ हाउस में कोई भी ग्रह हो सकता है, राहु हो सकता है, मंगल हो सकता है, केतु हो सकता है, शनि हो सकता है, उसका फल अलग अलग है। लेकिन अगर लड़के की कुंडली देखनी है तो साथ में कारक शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। और अगर लड़की की कुंडली देखनी है तो साथ में बृहस्पति उसका कारक होता है। तो ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि कन्या के लिए गुरु ग्रह पति कारक है, वर के लिए शुक्र ग्रह पत्नी कारक है। ये सबसे पहला यहां पे रखना पड़ता है फॉर्मूला, फिर जाके बात आगे चलती है। क्योंकि जैसे ही किसी लड़की की कुंडली आती है तो मैं देखता हूं सेवंथ हाउस में ग्रह कौन सा है, अगर खाली है तो राशि कौन सी है, उस पर दृष्टि किसकी है, और लड़की की अगर कुंडली है तो बृहस्पति कैसा है। ऐसे ही अगर किसी लड़के की कुंडली आ जाए तो मैं क्या देखता हूं, सेवंथ हाउस में राशि कौन सी है, ग्रह कौन सा है, उसके ऊपर दृष्टि किसकी है, और शुक्र कैसा है। ये एक फॉर्मूला है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी और कीमती फॉर्मूला होता है जब हमने अपनी मैरिज के विषय में कुंडली में से झांकना हो कि कैसी होगी, होगी भी या नहीं होगी। कब होगी का सवाल भी आ जाता है हमारे पास, पर उसका कोई सशक्त जवाब नहीं होता, क्योंकि हमारी कुंडलियों की जो डेट ऑफ बर्थ के साथ हम टाइम बताते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके टाइम में 1 से 2 मिनट का अंतर आ गया तो एस्ट्रोलॉजर की बताई हुई बात 3-3, 4-4 महीने आगे पीछे हो जाती है। तो उसको वो भविष्यवाणी होती है, उसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो अक्सर आपके टाइमिंग ठीक नहीं होती। तो सेवंथ हाउस का फॉर्मूला अब आपने समझ लिया, लड़के और लड़की का अलग अलग। अब आइए इस बात को जान ले कि क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें अपनी ही कुंडली का 7वां घर देखना है कि क्या 7वें घर में कोई ग्रह है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं 7वें घर में जिनका काम 7वें घर को अशांत करना ही होता है, जिनमें सबसे पहला नाम मंगल ग्रह का है। सप्तम भाव में मंगल ग्रह, क्योंकि ये भी मांगलिक की स्थितियों में एक स्थिति होती है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो तो मांगलिक होता है। उसको कुछ लोग चंद्र लगन से भी, शुक्र लगन से भी देखते हैं, जन्म लगन से भी देखते हैं, सूर्य लगन से भी देखते हैं। फिर वो कहते हैं लगन 25%, चंद्र लगन 25%, शुक्र लगन 25% और सूर्य लगन 25%। तो 25 25 25 25 करके 100% देख लेते हैं, मांगलिक तो नहीं है। तो ये भी फॉर्मूला कई लोग लगाते हैं, लेकिन आप लोग लगन से ही समझ लीजिए कि सप्तम भाव में कुछ ग्रहों की नेचर ही होती है मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने की। सबसे पहला रोल है उसमें मंगल ग्रह का, जिसको मांगलिक कुंडली कहा जाता है। ये सेंसिटिव कर देता है मैरिज को। फिर राहु ग्रह का भी उसमें खलनायक वाला रोल ही है। जिन लोगों की कुंडलियों में मैंने 7वें घर में राहु देखा है, वो लोग भी अपनी शादी के विषय में पहले जब अनमैरिड होते हैं तब कंफ्यूज रहते हैं, कब होगी, होगी कि नहीं होगी, किसके साथ होगी। जब हो जाती है तब परेशान हो जाते हैं कि कब छूटेगी, पीछा कब छूटेगा, छुटकारा कब होगा, होगा कि नहीं होगा। 7th हाउस में राहु का रोल भी नेगेटिव होता है। केतु ग्रह, केतु ग्रह अगर 7वें घर में आ जाए तो समझ लीजिए वो भी शादी को टिकने नहीं देता, क्योंकि केतु तो होता ही पैर है, राहु सर है, हेड है, और केतु पैर है। दोनों स्वर भानु नामक राक्षस हैं, इन्होंने अमृत पिया हुआ है और आजाद हैं। ये भगवान विष्णु ने पिलाया हुआ है इनको अमृत मोहिनी रूप में कि जाओ जो मर्जी करो, लीला है प्रभु की। तो राहु सप्तम और केतु सप्तम दोनों
सेवंथ हाउस को डिस्टर्ब कर देते हैं, और कई बार इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि सेपरेशन, डाइवोर्स, तलाक तक की संभावनाएं बनती हैं। उसके भी रीजन होते हैं। सिर्फ राहु केतु मंगल होने से डाइवोर्स नहीं होता। फिर सेवंथ लॉर्ड कौन है, सेवंथ लॉर्ड कहां चला गया, सेवंथ पे दृष्टि किसकी, ये चीजें होती है। तो सातवें घर में कुछ ग्रहों का रोल नेगेटिव ही होता है। उसमें सबसे पहला रोल मंगल का ही है, मांगलिक योग। फिर राहु का है, केतु का है, डाइवोर्स का योग पैदा करने वाले ये ग्रह हैं। शनि का भी रोल है इसमें, वो भी नेगेटिव पैदा करता है। शनि महाराज जो हैं वो लेट मैरिज देने वाले होते हैं सातवें घर में, या जीवन साथी के साथ एज का डिफरेंस अनोखा सा होगा। कई बार क्योंकि भारत में ये रिवाज है कि वर की जो आयु है कन्या से थोड़ी बड़ी लेते हैं, साल, 2 साल, 1.5 साल। लेकिन सप्तम भाव में शनि हो तो पत्नी की आयु को बड़ा कर देता कई बार। ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। सेवंथ हाउस इतना सेंसिटिव है, इसको जितना आप रुचि से पढ़ते जाएंगे उतना आपको आनंद आता जाएगा। तो मंगल, राहु, केतु तो अलगाव पैदा करते हैं। शनि ग्रह एक तो देरी पैदा करता है मैरिज में, दूसरा आयु का जो डिफरेंस है वो अनोखा होता है। पत्नी की आयु पति से बड़ी हो जाती है। हालांकि विदेशों में तो यह कल्चर नहीं है, इंडिया में तो कई रिश्ते इसी मारे खराब कर बैठते हैं लोग कि ये तो लड़की 6 महीने बड़ी है, 8 महीने बड़ी है, साल तो क्या हो गया अगर बड़ी है। गुण अच्छे मिल रहे हो, ग्रह अच्छे हो, सेवंथ हाउस अच्छा हो, वह संतान का घर अच्छा हो, नेचर अच्छी हो, तो ये सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहिए। इसी के मंगलिक के कारण कई रिश्ते खराब हो जाते हैं इस देश में। राहु केतु तो करते ही खराब है, आयु के कारण भी कई रिश्ते हम खराब कर बैठते हैं, हालांकि बहुत सारी जन्म पत्रियां अच्छी मिल रही होती हैं। तो ये जो आयु का डिफरेंस पैदा करता है ये शनि पैदा करता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार शनि के सप्तम भाव में होने से जीवन साथी में पत्नी की आयु बड़ी हो। पति की आयु भी एक्स्ट्रा बड़ी हो जाती है, 5 साल बड़ा, 6 साल बड़ा, 10 साल बड़ा पति। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा मैच बन जाता है जब शनि ग्रह सप्तम भाव में हो। उसकी और भी कई निशानियां होती है। जीवन साथी का रंग भी शनि जैसा होता है। उसमें कई बार जीवन साथी की, जिसको हम कहते हैं ना इंटरकास्ट मैरिजेस, तो कास्ट सिस्टम में भी उसमें प्लस माइनस जो अप डाउन हमारे देश में चलता है वो भी होता रहता है। तो ये सारी निशानियां हैं कि सप्तम भाव में बैठे हुए कौन कौन से ग्रह क्या क्या करते हैं। इसमें शनि का रोल अच्छा नहीं है, राहु का रोल अच्छा नहीं है, केतु का रोल अच्छा नहीं है, मंगल का रोल भी अच्छा नहीं है। अब सूर्य को सुन लीजिए। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, मुझे इसको लगता है बीच में बंद करके कल दोबारा चलाना पड़ेगा। सूर्य ग्रह भी अगर सातवें घर में हो तो वो भी शादी को कामयाब नहीं होने देता अधिकतर, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्नि के गर्म, तपिश, प्रभावशाली गोले माने गए। सप्तम भाव में सूर्य और मंगल का होना जीवन साथी की नेचर में भी अंगारे होना, अग्रेसिवनेस होना, क्रोध होना, गुस्सा होना। तो ये चीजें जो हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना, मैनेज करना सिखाती हैं। अगर हमने समझ लिया कि सप्तम भाव में मंगल या सूर्य है तो शादी कैसे पर्सन के साथ करनी चाहिए, तो कभी शादी टूटती नहीं है। पुलिस के ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर, राजनेता, मिलिट्री के ऑफिसर, अगर मंगल और सूर्य सातवें घर में हो और इनसे विवाह हो जाए तो शादी टूटती नहीं है, क्योंकि इनका जो अग्रेसिवनेस है, जो इनका क्रोध है, वो इनकी कर्म शैली में ही निकल जाता है। समझिए बात को। तो सूर्य का रोल भी विवाह को खराब होने में ही मैंने 90% जन्मपत्रियों में देखा है। इतना खतरनाक होता है सप्तम भाव का सूर्य
कि जब पति और पत्नी में खटपट अगर हो गई गलती से, किसी एक के 7वें घर में सूर्य है और वो रूठ के अलगाव में चले गए, मान लीजिए पत्नी मायके ही आ गई या पति महाराज घर छोड़ के कहीं और चले गए, तो फिर वो तलाक भी नहीं होता और वापस भी नहीं मिलते। ये नोट कर लीजिए, सूर्य पैदा करता है। तो ना वो पेक्या जोगी तो ना वो सौर्या जोगी की खटिया में तेरी हीर बन के, ऐसा एक गाना है। सूर्य सप्तम भाव में बहुत खतरनाक रोल अदा कर देता है। अगर अचानक नाराजगी पैदा हो गई, अलगाव कर लिया, तो फिर ना वो ब्याही तो ना वो कुंवारी, ऐसा योग होता है सप्तम सूर्य का। अब आइए बृहस्पति की बात करते हैं, गुरु ग्रह की, जिसको हम कहते हैं ना बड़ा ही शुभ ग्रह है, बड़ा ही धर्म का ग्रह है, ज्ञान का है, विजडम का है। लेकिन सप्तम भाव में आकर बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए एक नेगेटिव रोल अदा करता है। उसका कारण है क्योंकि 7वां घर जो है वो भोग और विलास का ग्रह है, शुक्र का कारक स्थान माना गया है। गुरु ग्रह जो है वो अध्यात्म का ग्रह है, पाठ पूजा का ग्रह है। और बहुत सारी कुंडलियों में, हर कुंडली में नहीं होता, क्योंकि कई बार सप्तमेश मजबूत हो जाए तो ये चीजें एक तरफ गौण हो जाती हैं। गुरु ग्रह जो है वो एक कंफ्यूजन पैदा करता है लाइफ में। कई बार ऐसा हो जाता है कि पति अधिक भोगकारी होता है और सप्तम बृहस्पति के कारण पत्नी जो है वो व्रत कर रही है या पूजन कर रही है या पाठ कर रही है, या कई बार पत्नी के अंदर थोड़ा सा भोग का लस्ट ज्यादा होता है। पति के सप्तम बृहस्पति होने के कारण वो आध्यात्मिक है, वो मंदिरों में जा रहा है, तीर्थ पे जा रहा है। तो ये भी जीवन साथी के साथ एक डिफरेंस पैदा कर देता है। 7th हाउस में गुरु भी एक नेगेटिव रोल अदा करता है। उसके और भी कई एस्पेक्ट्स हैं कि राहु तो नहीं देख रहा, केतु तो नहीं देख रहा। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, कुछ ग्रहों का काम ही है मैरिज लाइफ को सेंसिटिव करना, मैरिज लाइफ को बर्बाद करना। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है मंगल का, 7वें घर का मंगल शादी बर्बाद करता है। फिर नाम आता है राहु और केतु का, ये तो डाइवोर्स तक ले जाते हैं बात को। फिर आता है शनि का, शनि बहुत ज्यादा देरी पैदा करता है या पति पत्नी की आयु में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस पैदा कर देता है। फिर बात आती है सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो है अभी मैंने आपको बता ही दिया, उसके अंदर बड़ी गर्मी होती है। तो वो क्रोध के कारण अगर गलती से भी अलगाव हो गया तो ना तो वो डाइवोर्स पैदा होता है और ना ही फिर दोबारा इकट्ठे होते हैं। तो बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पति या पत्नी की कुंडली में एक में अगर बृहस्पति आ गया सप्तम भाव में, और कई बार उच्च आ गया, कर्क राशि आ गई 7वें घर में, और उच्च का गुरु, सामने वाला एस्ट्रोलॉजर तो कहता है बड़ी अच्छी पत्नी मिलेगी या बड़ा अच्छा पति मिलेगा, लेकिन उच्च का बृहस्पति उसको साधु बना देता है, उसको साध्वी बना देता है, उसको ब्रह्मचार्य की तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है। आजकल नया एक ट्रेंड चला हुआ है, मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं भाई साहब जी। तो ये चीजें इतनी खतरनाक हैं, अगर अनमैरिड टाइम पे देख ली जाए और सही तरीके से कोई स्टैंड लिया जाए मैरिज। देखिए बृहस्पति 7वें घर में हो तो टीचर, गाइड, गुरु, हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, आध्यात्मिक गुरु, योगा टीचर से शादी कर लो, कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि उसका सारा प्रभाव उस तरफ निकल जाना है, उसके कर्म क्षेत्र में। तो ये चीजें बहुत ही समझने वाली हैं। 7वां घर वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है। आजकल वैसे भी शादियां ना तो हो रही हैं, ना अब आगे जाके टिकने वाली हैं शादियां। और अगर इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे तो हम थोड़ी पकड़ बना लेंगे। तो ऐसे और भी ग्रह हैं, अभी तो मैंने बुध की बात नहीं की, शुक्र की बात नहीं की। ये सारे बड़े खतरनाक ग्रह होते हैं। बुध अपने से छोटा, शुक्र लव मैरिज की तरफ, आकर्षण की तरफ, एक्स्ट्रा रिलेशन की तरफ। मंगल और शुक्र अगर इकट्ठे हो जाए तो बहुत कुछ सप्तम भाव में पड़े हुए ग्रह से देखा जा सकता है।
अब तो ये थी बात ग्रह की। मान लीजिए सप्तम भाव खाली हो, तो फिर कैसे देखेंगे हम इसको? लगन से जो सातवां घर होता है, हो सकता है उसमें कोई ग्रह हो ही ना, तो फिर उस सातवें भाव में राशि कौन सी आ रही, उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है, उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है, वो तय करेगी हमारे वैवाहिक जीवन को। सप्तम भाव में मान लीजिए ना राहु है, ना केतु है, ना सूर्य है, ना मंगल है, ना शनि है। अब ये अलगाव पैदा करने वाले ग्रह तो नहीं है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन खराब है, या शादी हो नहीं रही, या होने के बाद अच्छी चल नहीं रही, तो वो कहेगा मेरा सातवां घर तो खाली है फिर भी। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सेवंथ लॉर्ड कौन है, जिसको ज्योतिष की भाषा में सप्तमेश कहते हैं। कैसे पता चलेगा सप्तमेश कौन है? कि आपके सातवें घर में राशि कौन सी आती है। उदाहरण के तौर पे मेष अगर लगन हो, तो सीधा सीधा है सातवें घर में तुला राशि आ जाएगी, 7 नंबर, तो उसका स्वामी शुक्र बनेगा। वृषभ अगर लगन हो, तो सातवें घर में 8 नंबर राशि आ जाएगी, उसका स्वामी मंगल बनेगा। उदाहरण समझ लीजिए ना। तो मैं मेष से इसलिए बता देता हूं कि बड़ा इजी समझ आ जाता है सबको, या मैं आप सबको बता ही दूंगा आपका कौन कौन सा सप्तम स्वामी है। तो राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, उस ग्रह की कुंडली में क्या स्थिति है, यह देखना पड़ेगा। अब जन्मपत्री के 12 भावों में 3 भाव ऐसे होते हैं जिनको हम नेगेटिव कहते हैं। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। छठे भाव को क्या कहते हैं? रोग, शत्रु, कर्जा, हानि, परेशानी, चिंता। 12वें भाव को कहते हैं डिप्रेशन, सुसाइड, मृत्यु स्थान। 8वें घर को कहते हैं लीगल प्रॉब्लम्स, कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा, हॉस्पिटल। 3 घर ऐसे हैं जो हमें मुसीबत में डाल देते हैं। अगर 7th लॉर्ड कुंडली का 7वें घर का स्वामी, उदाहरण वही मेष लगन वाली ले लीजिए, 7वें घर में तुला राशि बनी, तुला का स्वामी शुक्र। अगर 7वें घर का स्वामी शुक्र मेष वालों का छठे घर में चला गया, बीमारी के घर में, शत्रु के घर में, तो पूर्व जन्म का कर्म कुछ ऐसा होता है कि वो शत्रु ही हमें ढूंढ रहा होता है शादी करने के लिए, जिसको हमने पूर्व जन्म में कोई चीटिंग की हो, क्योंकि सप्तमेश छठे घर में चला गया शत्रु के। रोग का स्वामी, शत्रु का स्वामी, कर्जे का स्वामी। तो कई बार शादी होते ही क्या होता है, उसी जीवन साथी के साथ जिसको बड़ा बाजे बजा के, ढोलकियां बजा के लेके आया होता है आदमी, बहारो फूल बरसाओ वाला गाना चलता है, उसको आजकल मीम बनता है फेसबुक पे कि जीवन बर्बाद करने वाली दोनों है ये। तो वो जयमाला में अक्सर चलता था पहले, अब तो कई गाने आ गए। तो वो अगर छठे भाव में हो, तो वही शत्रु ढूंढकर हमारे जीवन में पहुंच जाता है, क्योंकि वो 7th लॉर्ड इज इन द हाउस ऑफ एनिमीज। 8वें घर में चला जाए तो वो मृत्यु कारक हो जाता है। कोई ऐसी मुसीबत पड़ती है आफ्टर मैरिज, इंसान डाउन 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 जाना शुरू हो जाता है। 12वें घर में चला जाए तो वही जीवन साथी जिसको बड़े चाव से हम प्री वेडिंग, आफ्टर वेडिंग, ये वेडिंग, वो वेडिंग करके, बड़ा खर्चा करके, पैलेस करके, बाजे बजा के, लोगों को खाने खिला के लेके घर आते हैं, अगर वो 12वें घर में चला गया 7th लॉर्ड, वो फिर आपको पैलेस से निकालकर थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, फैमिली कोर्ट, जज साहब, कहां कहां नहीं दिखाता। फिर वो विवाह का भाव और लीगल हाउस 12वां भाव अगर मैच कर जाए तो 7th लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो तो शत्रु, बीमार, जीवन साथी के अंदर वही रूप आ जाता है। 7th लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो
तो वही जीवन साथी फिर कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे तक ले जाता है। 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तो वो भयंकर कष्टकारी मृत्यु तक भी ले जाता है। ये चीजें जिसने समझ ली अपनी कुंडली में या कुंडलियां मैच करते हुए सामने वाले की कुंडली में, तो आप उस कुचक्कर से निकल जाएंगे जिसको कहते हैं गुण भी मिलाए थे फिर भी तलाक हो गया। क्योंकि ये पता नहीं कौन गुण मिलाता है, हम तो मिलाते नहीं है भैया गुण। हम जब गुण भी मिलाते हैं तो इसलिए मिलाते हैं कि नाड़ी दोष तो नहीं है, बकुट दोष तो नहीं है, गण दोष तो नहीं है, वो देख लेते हैं, लेकिन साथ में कुंडली अवश्य देखते हैं। ऐसा ना उधर गुण मिलते हो 25-30 और इधर 7th लॉर्ड बैठा हो लीगल हाउस में। पंडित जी तो कहते हैं गुण तो बड़े अच्छे मिल गए, कर लो शादी। बाद में फिर जब कोर्ट कचहरी घूम रहे थे पंडित जी को भी साथ में ही आजकल नोटिस आने लग गए हैं। तो ये चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास एक केस है ऐसे ही एक डाइवोर्स का, जिसमें विचोले को भी नोटिस आया हुआ है और पंडित जी को भी नोटिस आया, दोनों कोर्ट जाते हैं। मेरे पास एक केस है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी करना भी आजकल कोई आसान काम नहीं है, बहुत ब्लंट होके करनी पड़ती है, इमोशनल होके नहीं करनी पड़ती। है तो है, नहीं तो नहीं, जाइए, ऐसा करना पड़ता है आजकल। वो नहीं है वो जमाना गया राम सीता जैसी कुंडली मिल गई है, बाद में कहते इशारे में बोल तो दिया था बनवास मिलेगा।